हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज से आप लोगों की साइंस की प्रैक्टिस शुरू हो रही है। आप लोगों का मैंने एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। यदि आप वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कितना मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। क्लास 6 to 8 मैंने साइंस एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए कहा था और मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। कुल 37 यानी 37 वीडियो हैं। प्ले लिस्ट बना दी है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। क्लास 6 जब मैंने पढ़ाया तब बुक अपडेट नहीं हुई थी। अब उसके बाद बुक अपडेट हो गई, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टॉपिक वही है, बस थोड़ी बहुत लैंग्वेज जो है वह चेंज कर दी गई है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं देख लूंगी, यदि कोई नया टॉपिक जुड़ा होगा तो मैं आप लोगों को जरूर पढ़ा दूंगी। इसके अलावा साइंस की मैं साथ में प्रैक्टिस भी करवा रही थी। जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही थी तो कुल 16 वीडियो साइंस की प्रैक्टिस की आ चुकी हैं। अब मैंने कंप्लीट करवा दिया है एनसीईआरटी, तो मैं फिर से प्रैक्टिस की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें सभी प्रश्न नए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और साथ में पेडागोजी के क्वेश्चन भी मैं लेकर आई हूँ। यानी कुल 15 प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड है और 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के हैं, क्योंकि पेडागोजी भी आपको साथ में पढ़नी है। क्योंकि जितना महत्व एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का है उतना भी पेडागोजी के क्वेश्चन का भी है। तो आपको साथ में पेडागोजी के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। तो आज से वीडियो शुरू हो रही है। आप लोगों को यदि डेली वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए मैं डेली वीडियो लेकर आती रहूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा है 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन है। तरंग का तरंग दैर्घ्य है, यानी तरंग का हमें तरंग दैर्घ्य बताना है। चलिए देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो आपको यही जानना आवश्यक है कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तरंग संचरण की दिशा में माध्यम के किसी भी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब इसमें तरंग दैर्घ्य पूछा गया है। तरंग दैर्घ्य का जो सूत्र है यानी फॉर्मूला है वह है लंबाई बटे में संपीड़नों या विरलनों की संख्या। लंबाई सेंटीमीटर में होनी चाहिए, ये मीटर में दी गई है। तो 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होंगे। लंबाई हो गई 1000। और संपीड़न या विरलन की संख्या कितनी है? 20। भाग दे देंगे, ये 50 बार कट जाएगा, यानी जो तरंग दैर्घ्य है वह होगी 50 सेंटीमीटर। पहला विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? पहला विकल्प है हरा, दूसरा है लाल, तीसरा है काला और चौथा है सफेद। तो इसमें पूछा गया है कि अर्थ वायर का जो रंग होता है वह कैसा होता है। तो अर्थ वायर का रंग होता है हरा। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 3 तरीके के तार प्रयुक्त किए जाते हैं, आप लोगों को पता होगा यदि आपने देखा है। एक तो होता है लाल। तो लाल जो तार होता है यह विद्युत परपथ में फेस तार को दर्शाता है, यानी लाइव तार को। और जो काला तार होता है इसका उपयोग सभी परपथों में बिजली के लिए किया जाता है, और यह ब्रेकर से स्रोत में बिजली पहुंचाता है। और जो सफ़ेद या भूरी तार होती है वह तटस्थ तार होता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसमें अर्धवायर का रंग पूछा गया है, तो अर्धवायर का रंग होता है हरा। अगला प्रश्न देखते हैं।
लिखा है किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से होता है? पहला विकल्प है संवेग, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है आवेश और चौथा है द्रव्यमान। तो किरचॉफ का धारा नियम किरचॉफ का पहला नियम है जो एक जंक्शन यानी संधि में प्रवेश करने और छोड़ने के संरक्षण से संबंधित है। तो इसमें आपका जो सही विकल्प है वह है आवेश यानी चार्ज। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेशम पालन क्या कहलाता है? पहला विकल्प है पिसीकल्चर, दूसरा है एपीकल्चर, तीसरा है सेरीकल्चर और चौथा है एग्रीकल्चर। तो रेशम पालन क्या कहलाता है, आप लोग बताएंगे। तो रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब ये जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी तो जानना आवश्यक है। तो पिसीकल्चर कहते हैं मत्स्य पालन को, एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खियों के पालन को, सेरीकल्चर रेशम पालन और एग्रीकल्चर कृषि। तो साथ में आपको ये सब भी जानना बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? पहला है प्लास्टोसाइनिन, दूसरा है फाइटोक्रोम, तीसरा है क्लोरोफिल और चौथा है ज़ैंथोफिल। तो इसमें पूछा गया है कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है, तो वह है फाइटोक्रोम यानी बी विकल्प इसमें आपका सही है। फाइटोक्रोम जो है एक नीला हरा वर्णक है जो पौधे के विकास को नियंत्रित करता है, जिसमें बीज अंकुरण, तना विकास, पत्ती विस्तार, वर्णक संश्लेषण और फूल शामिल हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब जो ये 3 विकल्प और लिखे हुए हैं इनके बारे में भी तो जानना आवश्यक है। पहला लिखा है प्लास्टोसाइनिन, तो यह कॉपर युक्त प्रोटीन है जो विभिन्न प्रकार के पौधों में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। फाइटोक्रोम के बारे में आपको बता ही दिया। क्लोरोफिल के बारे में आपको जानना आवश्यक है। तो क्लोरोफिल एक हरे रंग का प्रकाश संश्लेषण वर्णक है जो पौधों, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। और जो ज़ैंथोफिल लिखा है यह ऑक्सीजन युक्त कैरोटीनॉइड पिगमेंट का एक वर्ग है। यह पीले, नारंगी और लाल रंग के फूलों, फलों, सब्जियों, अंडे की जर्दी और पंख, गोले जैसे रंगों के लिए जिम्मेदार होता है। तो इन सब के बारे में भी आपको जानना आवश्यक था, क्योंकि मेरा मकसद है आपका प्रश्न जो है वह गलत नहीं होना चाहिए। किस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाए, किसी भी तरीके से, लेकिन प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। पहला विकल्प है उपास्थि यानी कार्टिलेज, दूसरा है वसामय ऊतक, तीसरा है उपकला यानी एपिथेलियम और चौथा है स्नायु यानी कि लिगामेंट। तो वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है वह कहलाता है स्नायु यानी लिगामेंट। डी विकल्प इसमें आपका सही है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी तो जानना आवश्यक है। तो वसा ऊतक जो है यह एक संयोजी ऊतक है जिसमें लिपिड समृद्ध कोशिकाएं होती हैं। उपास्थि क्या है? तो उपास्थि एक लचीला संयोजी ऊतक है जो जोड़ों में हड्डियों की सतहों को लेप करके और प्रभाव के खिलाफ हड्डियों को संयुक्त गति द्रव रखता है। और उपकला ऊतक क्या है? वे सभी शरीर के सतहों, शरीर के गुहाओं और खोखले अंगों को ढकते हैं। यानी जो उपकला ऊतक होते हैं ये शरीर के खोखले अंगों को ढकते हैं। तो साथ में आप ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है बीजों का जरायुज अंकुरण होता है। पहला विकल्प है राइजोफोरा में, दूसरा है आम में, तीसरा है आलू में और चौथा है सुगर कैन यानी कि गन्ने में।
तो जरायुज अंकुरण पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको जरायुज अंकुरण के बारे में पता होना चाहिए। तो जरायुज अंकुरण में बीज अंकुरित होते हैं, जबकि अभी भी जनक पौधे से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार का अंकुरण होता है। राइजोफोरा में पहला विकल्प इसमें आपका सही है। तो पहला विकल्प इसमें सही है। इस प्रकार के अंकुरण में क्या होता है कि जो फल होता है वह पौधे से अलग नहीं होता है और उसके बीज जो हैं वह अंकुरित हो जाते हैं। तो यही कहलाता है जरायुज अंकुरण। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ऊष्मा का एसआई मात्रक है। पहला विकल्प है अर्ग, दूसरा है जूल, तीसरा है कैलोरी और चौथा है वाट। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक पूछा गया है। बी विकल्प इसमें सही है, जूल। अगला प्रश्न देखते हैं। खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह, पहला विकल्प है ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का सुचालक होता है, दूसरा है ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है, तीसरा है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक होता है और चौथा है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। तो जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं उनमें अभ्रक का प्रयोग होता है। अभ्रक जो है सिलिकेट खनिज है, जिसे सीट सिलिकेट के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अलग अलग परतों में बनता है। तो यह जो है क्यों प्रयोग किया जाता है खाना बनाने के बर्तनों में, क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है और विद्युत का कुचालक होता है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि खाना पकाने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है और ये ऊष्मा का अच्छा सुचालक है और विद्युत का कुचालक होता है। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। पहला विकल्प है जल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है जल। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब प्रकाश संश्लेषण है और पौधों के बारे में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी में पढ़ा चुकी हूँ। वीडियो यदि आपने देखे हैं तो आपको जरूर पता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। पहला विकल्प है हेपेरिन, दूसरा है एंटीबॉडी, तीसरा है थ्रोम्बिन और चौथा है हीमोग्लोबिन। तो रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है वह कहलाता है हेपेरिन। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो ये 3 विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। तो एंटीबॉडी जो है एक सुरक्षात्मक प्रोटीन है जो बाह्य पदार्थ की उपस्थिति के जवाब में प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित होता है, जिसे एंटीजन कहा जाता है। थ्रोम्बिन क्या है? एक एंजाइम जो फाइब्रोनोजेन नामक पदार्थ को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है, जो रक्त के थक्के को बढ़ावा देता है। और हीमोग्लोबिन, यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। यह खून को लाल रंग देता है और इसका काम पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाना है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि प्रश्न इनसे भी पूछा जा सकता है। इसमें पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है लैंगरहैंस की दीपिकाएं किसमें पाई जाती हैं? इसमें नहीं, यहां पर होगा किसमें। किसमें पाई जाती हैं? पहला विकल्प है यकृत, दूसरा है आमाशय, तीसरा है अग्नाशय और चौथा है हृदय। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं अग्नाशय में। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एंजाइम रासायनिक रूप से होता है। पहला विकल्प है अम्ल, दूसरा है लिपिड, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा है प्रोटीन। तो एंजाइम जो है रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। डी विकल्प इसमें आपका सही है।
अब जो ये 3 विकल्प लिखे हुए हैं, अम्ल जो है एक रसायन है, यह फलों में सब्जियों में पाया जाता है। लिपिड क्या है, और ये अम्ल जो है मानव शरीर में भी पाया जाता है। लिपिड जो है वसा, मोम, तेल, हार्मोन और कोशिका झिल्ली के कुछ घटक हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट है, ये फल, अनाज, सब्जियों और दूध उत्पादों में पाए जाने वाले शर्करा, स्टार्च और फाइबर हैं और शरीर के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है। तो ये इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है। पहला विकल्प है एस्कॉर्बिक अम्ल, दूसरा है फार्मिक अम्ल, तीसरा है मैलिक अम्ल और चौथा है पामिटिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल विटामिन बी है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन बी है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। पहला विकल्प इसमें आपका सही है। फार्मिक अम्ल जो है बी विकल्प में जो लिखा हुआ है, इसे मेथनोइक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है और यह चींटियों के डंक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटियों के डंक में पाया जाता है, मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है। मैलिक अम्ल एक ब्यूटेनिक अम्ल है और यह खुबानी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, चेरी, अंगूर, नाशपाती, आलू बुखारा, इन सब में पाया जाता है। और पामटिक अम्ल जो है यह प्राकृतिक रूप से ताड़ के तेल और मक्खन, पनीर, दूध और मांस में पाया जाता है। तो साथ में आप ये भी याद रखिए, इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। पहला विकल्प है आइसोप्रीन, दूसरा है नियोप्रीन, तीसरा है टेरिलीन और चौथा है आर्लोन। तो प्राकृतिक रबर का एकलक होता है, यानी एक भाग होता है आइसोप्रीन। पहला विकल्प इसमें सही है। तो ये 15 प्रश्न जो थे ये एनसीईआरटी बेस्ड थे। अब जो 15 प्रश्न हैं वो पेडागोजी के हैं। तो चलिए पेडागोजी के प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए पेडागोजी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है, लिखा है निम्न में से क्या विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित करने का उपयुक्त उद्देश्य है। पहला विकल्प है समाज में विद्यालय का अच्छा प्रचार करना, दूसरा है विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना, तीसरा है प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विद्यालय की सहायता करना और चौथा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना। तो विज्ञान मेला आयोजित करने का उद्देश्य पूछा गया है। तो समाज में विद्यालय का प्रचार करना, विज्ञान मेला का आयोजन हो रहा है, इसमें समाज में विद्यालय का प्रचार करने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो पहला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना, ये भी गलत है, क्योंकि कोई प्रतियोगिता तो हो नहीं रही है जिससे प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास हो। तो डी विकल्प भी गलत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विद्यालय की सहायता करना, ये भी गलत है। बी विकल्प इसमें आपका सही है। विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना, इसीलिए विद्यालयों में विज्ञान मेला का आयोजन किया जाता है ताकि बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जो है वह बढ़ सके। अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्या अपनाना उसकी को सुनिश्चित करता है। फिल करना है इसमें। पहला विकल्प है विषय वस्तु वैधता, दूसरा है ऐतिहासिक वैधता, तीसरा है संज्ञानात्मक वैधता और चौथा है पर्यावरणीय वैधता। तो छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्या अपनाना उसकी संज्ञानात्मक वैधता को सुनिश्चित करता है। सी विकल्प इसमें सही है। अब ये क्या होता है संज्ञानात्मक वैधता? तो संज्ञानात्मक वैधता जो है विषय वस्तु, प्रक्रिया, भाषा और शैक्षिक विधियों को आयु के अनुकूल और बच्चों की संज्ञानात्मक पहुंच और अवबोध के स्तर के भीतर
तो संज्ञानात्मक वैधता में और क्या क्या शामिल होता है, तो आपको ये भी जानना आवश्यक है। तो बच्चों को पढ़ाई जाने वाली पाठ्यचर्या और उन संकल्पनाओं का चयन करते समय बच्चों की आयु पर विचार किया जाना चाहिए। बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं और अवबोधात्मक क्षमताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए और पाठ्यचर्या में शामिल विषयों और संकल्पनाओं को बच्चों की क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा परिपक्व हो उन्हें प्रगति करनी चाहिए। तो संज्ञानात्मक वैधता में ये सब भी शामिल होता है। अब जो 3 विकल्प और लिखे हुए हैं, विषय वस्तु वैधता, ऐतिहासिक वैधता और पर्यावरणीय वैधता, इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो विषय वस्तु वैधता पाठ्यचर्या को बच्चों की क्षमताओं के अनुसार अपनाने के लिए विषय वस्तु की सरलता आवश्यक है। यानी विषय वस्तु वैधता में क्या शामिल है कि पाठ्यचर्या को बच्चों के क्षमताओं के अनुसार अपनाने के लिए विषय वस्तु की सरलता आवश्यक है। ऐतिहासिक वैधता में क्या शामिल है, तो यह सुनिश्चित करता है कि विज्ञान पाठ्यचर्या समग्र होनी चाहिए और छात्रों को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। और पर्यावरणीय वैधता ये क्या सुनिश्चित करता है, तो यह सुनिश्चित करता है कि विज्ञान को एक बच्चे के विकास के व्यापक संदर्भ में स्थानिक और वैश्विक दोनों में रखा जाना चाहिए। तो इन सब के बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। इसमें सी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कक्षा 7 के शिक्षक ने विद्यार्थियों को कार्य देने के लिए 25 पौधों को वर्गीकृत करने की योजना बनाई। निम्न में से कौन सी योजना जांच आधारित शिक्षण को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है। पहला है शिक्षक ने वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रणाली को समझाया और दर्शाया। दूसरा है शिक्षक ने छात्रों को वर्गीकरण के नियम समझाए और उन्हें पौधों का वर्गीकरण करने को कहा। तीसरा है शिक्षक ने प्रत्येक छात्र को अपने हिसाब से वर्गीकृत करने की और विचार विमर्श करने की अनुमति दी। और चौथा है शिक्षक पौधे दिखाने के लिए विद्यार्थियों को एक क्षेत्रीय दौरे पर ले गए। तो शिक्षक ने क्या किया है, कक्षा 7 के शिक्षक हैं और इन्होंने क्या किया, विद्यार्थियों को कार्य देने के लिए 25 पौधों को वर्गीकृत करने की योजना बनाई है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी योजना जांच आधारित शिक्षण को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प लिखा हुआ है कि शिक्षक ने प्रत्येक छात्र को अपने हिसाब से वर्गीकृत करने की और विचार विमर्श करने की अनुमति दी है, तो ये जांच आधारित शिक्षण को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से कथन विज्ञान की प्रकृति का वर्णन करते हैं। पहला कथन लिखा है वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है। दूसरा है वैज्ञानिक व्याख्याएं खंडन योग्य होती हैं। तीसरा है यह अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या करने का एक प्रयास है। और चौथा है यह ज्ञान का परम भंडार है। तो विज्ञान की प्रकृति के संबंध में जो सही है वह बताने हैं, यानी जो विज्ञान की प्रकृति का वर्णन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लिखा है वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है। ये सही है क्योंकि जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है वह अस्थायी होता है, क्योंकि वैज्ञानिक ज्ञान एक समय में विश्वसनीय है और उसी समय परिवर्तन के अधीन भी है। तो इसीलिए पहला जो कथन है वह सही लिखा हुआ है। दूसरा लिखा है वैज्ञानिक व्याख्याएं खंडन योग्य होती हैं। ये भी सही है, क्योंकि कोई एक वैज्ञानिक किसी तथ्य की व्याख्या करता है तो दूसरा उसका खंडन कर देता है। तो ऐसा भी होता है, तो ये खंडन योग्य होती हैं। ये भी सही है। यह अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या करने का एक प्रयास है। ये भी सही है। लेकिन जो चौथे में लिखा है कि यह ज्ञान का परम भंडार है, तो विज्ञान अकेला ज्ञान का परम भंडार नहीं है, और भी निकाय हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा तो सही है, चौथा गलत है। तो पहला दूसरा तीसरा यानी ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है माध्यमिक विद्यालयों में
विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 1970 के पूर्वार्ध में निम्न में से किसे सूक्ष्मतर स्तर पर सम्मिलित किया गया? पहला विकल्प है होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम, दूसरा है लोक जुम्बिश, तीसरा है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और चौथा है अटल टिंकरिंग लैब। तो माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 1970 के पूर्वार्ध में सूक्ष्मतर स्तर पर सम्मिलित किया गया होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है खोज द्वारा विज्ञान शिक्षण। पहला विकल्प है अधिगम के उत्पादों पर ध्यान देता है, दूसरा है अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है, तीसरा है केंद्रित उपागम है और चौथा है स्मृति केंद्रित उपागम है। तो खोज द्वारा विज्ञान शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान को खोज और जांच का विषय माना जाता है, जहां छात्रों को विभिन्न चरों और अवधारणाओं के साथ अन्वेषण करने और प्रयोग करने और प्रामाणिक ज्ञान का निर्माण करने की स्वतंत्रता दी जाती है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कक्षा 7 के विज्ञान शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से एक क्रियाकलाप करने के लिए कहा, जिसमें उन्हें अपने 10 साथियों के शरीर का तापमान मापना है और अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करना है। इस विधि से कौन सी प्रक्रिया में निपुणता नहीं मापी जा सकती? पहला है प्रयोग करना, दूसरा है निष्कर्ष निकालना, तीसरा है मापना और चौथा है संप्रेषण करना। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी प्रक्रिया में निपुणता नहीं मापी जा सकती इस विधि द्वारा? तो निष्कर्ष निकालना इसमें सही है, मापना ये भी सही है क्योंकि बच्चे मापेंगे तभी तो बताएंगे, और संप्रेषण करना ये सब तो इससे मापी जा सकती है, लेकिन प्रयोग करना इसकी निपुणता इस विधि से नहीं मापी जा सकती। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रयोग करने में क्या आएगा कि सही ढंग से किस प्रकार से थर्मामीटर को पकड़ना है, कब तापमान लेना है, ये सब प्रयोग करने में आएगा। तो प्रयोग करने की निपुणता इसमें नहीं मापी जा सकती इस विधि में। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीवाश्मी ईंधनों के विषय पर विद्यार्थियों की अपसारी सोच का आकलन करने के उदाहरण का प्रश्न निम्न में से कौन सा है? तो अपसारी सोच का आकलन करना है। अपसारी सोच क्या होता है? व्यापक सोच। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प जो लिखे हैं, चलिए विकल्प पढ़ लेते हैं। लिखा है जीवाश्मी ईंधनों की अपेक्षा सौर ऊर्जा के कोई 5 लाभ लिखिए। दूसरा है कोयले के निर्माण में निहित चरणों की सूची बनाइए। तीसरा है पेट्रोलियम के प्रवाजी आसवन का एक नामांकित चित्र बनाइए। और चौथा है क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाएं। तो इसमें अपसारी सोच का आकलन करना है और उसके उदाहरण के लिए जो प्रश्न उपयुक्त है वह बताना है। तो चौथा विकल्प इसमें सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाएं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक शिक्षिका ने कक्षा 7 के विद्यार्थियों को निम्न कार्य के लिए दिया। पहला है एक उद्यान या स्थानीय नर्सरी में जाइए और स्वस्थ पौधों की पहचान कीजिए और उन पौधों को स्वस्थ कहने के कारण दीजिए। उस क्रियाकलाप में कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? पहला है अवलोकन करना, परिचालन, परिभाषित करना। दूसरा है अवलोकन करना, पूर्वानुमान लगाना। तीसरा है संप्रेषण करना, मापन करना। और चौथा है पूर्वानुमान लगाना, वर्गीकरण करना।
तो शिक्षिका ने क्या कहा है कि किसी नर्सरी या उद्यान में जाइए और स्वस्थ पौधों की पहचान कीजिए और ये क्यों स्वस्थ हैं वह कारण भी दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, अवलोकन करेंगे और देखेंगे कि कौन से पौधे स्वस्थ हैं और क्यों स्वस्थ हैं, इसका कारण बताएंगे और परिभाषित करेंगे। तो जो पहला विकल्प है वह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरे तीसरे और चौथे विकल्प में लिखा है, इसमें लिखा है अवलोकन करना, ये तो सही है, लेकिन पूर्व अनुमान लगाना ये सही नहीं है। संप्रेषण करना, मापन करना, मापना तो है नहीं कि कौन सा पौधा छोटा है कौन सा पौधा बड़ा है, ये नहीं करना है, इसीलिए ये विकल्प भी गलत है, ये भी गलत है। पहला बिल्कुल सही है कि पहले अवलोकन करना है, उसके बाद परिचालन परिभाषित करना है कि ऐसा क्यों है, यानी पौधे स्वस्थ क्यों हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान के शिक्षण में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया नहीं है। नहीं का ध्यान रखना है। पहला विकल्प लिखा है, एक शिक्षिका विभिन्न पशुओं के प्राकृतिक वास के वीडियो दिखाती हैं। दूसरा है, एक शिक्षिका प्रयोग द्वारा दर्शाती हैं कि एक धारा प्रवाही कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तीसरा है, उच्च तथा निम्न श्रेणी की संकल्पनाओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए एक शिक्षिका संकल्पनात्मक चित्रण प्रस्तुत करती हैं। और चौथा है, एक शिक्षिका विवृतांत प्रश्न पूछती हैं और उनकी व्याख्या ढूंढते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी प्रक्रिया व्याख्यात्मक प्रक्रिया नहीं है। तो एक शिक्षिका विभिन्न पशुओं के प्राकृतिक वास की वीडियो दिखाती हैं, ये तो व्याख्यात्मक प्रक्रिया है। एक शिक्षिका प्रयोग द्वारा दर्शाती हैं कि धारा प्रवाही कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो ये व्याख्या ही तो कर रही हैं क्योंकि वो प्रयोग द्वारा दर्शा रही हैं। उसके बाद व्याख्या करके भी बताती हैं कि कैसे एक धारा प्रवाही कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है क्योंकि इसमें व्याख्यात्मक प्रक्रिया नहीं है पूछा गया है। तीसरे में लिखा है, उच्च तथा निम्न श्रेणी की संकल्पनाओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए एक शिक्षिका का संकल्पनात्मक चित्रण प्रस्तुत करती हैं, ये भी सही है, लेकिन एक शिक्षिका विवृतांत प्रश्न पूछती हैं और उनकी व्याख्या ढूंढती हैं, तो ये व्याख्यात्मक प्रक्रिया नहीं है। तो डी विकल्प इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षिका जो है विवृतांत प्रश्न पूछती हैं और उनकी व्याख्या ढूंढती हैं, तो इस प्रकार शिक्षिका जो है अपसारी सोच के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं। पहला है, विज्ञान में लैंगिक समता का अर्थ है विज्ञान में लड़कियां उतनी ही अच्छी हों जितना कि लड़के। दूसरा है, विज्ञान में लैंगिक समता से तात्पर्य है कि लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच से लैंगिक प्रतिबंध हटा दिए जाएं। तीसरा है, विज्ञान में लैंगिक समता का उद्देश्य है कि लड़कियों के लिए विज्ञान को अधिक आकर्षक बनाया जाए। और चौथा है, विज्ञान में लैंगिक समता का उद्देश्य एकल लैंगिक विद्यालयों का सृजन करना है। तो इसमें जो सत्य कथन है वह बताना है। तो विज्ञान में लैंगिक समता से तात्पर्य है कि लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक प्रतिबंध हटा लिए जाएं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक विवृतांत प्रश्न है। पहला है, पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक पृष्ठ ही क्यों देख पाते हैं। दूसरा है, चंद्रमा का आकार प्रतिदिन क्यों परिवर्तित होता है। तीसरा है, चंद्र ग्रहण के समय क्या होता है। और चौथा है, क्या होगा यदि चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि भिन्न भिन्न हो। तो अभी मैंने आपको बताया था कि विवृतांत प्रश्न जो होते हैं ये अपसारी सोच को बढ़ावा देते हैं, यानी कि इनके हल तक पहुंचने के लिए एक निश्चित समाधान या निश्चित विधि नहीं होती। यहाँ प्रश्न के कई उत्तर होते हैं और छात्रों की ये चिंतन क्षमता को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें जो चौथा विकल्प लिखा हुआ है
वही इस प्रश्न का उत्तर है कि क्या होगा यदि चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि भिन्न भिन्न हो। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान के संदर्भ में अधिगम के लिए आकलन को दर्शाता है। पहला है ओलंपियाड, दूसरा है अनुसंधानिक प्रयोजन, तीसरा है वार्षिक परीक्षाएं और चौथा है क्विज प्रतियोगिता। तो विज्ञान के संदर्भ में अधिगम के आकलन को दर्शाता है अनुसंधानिक परियोजनाएं या अनुसंधानिक प्रायोजन। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि छात्रों को प्रयोजन के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करने, समझने और विश्लेषण करने का अवसर मिलता है। छात्रों की सक्रिय भागीदारी पूरे प्रयोजन के दौरान होगी, क्योंकि वे परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कुछ अन्य गतिविधियों को करने में व्यस्त होंगे। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक कक्षा 7 की अध्यापिका कक्षा में अपने छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछती हैं। क्या पूछती हैं? क्या होगा अगर आपको एक सप्ताह के लिए जल नहीं मिले तो? यह प्रश्न अति उपयुक्त है। पहला है अधिगमकर्ताओं को जल के विवेकपूर्ण प्रयोग पर संवेदनशील बनाने के लिए, दूसरा है अधिगमकर्ताओं में कल्पना को बढ़ावा देने के लिए, तीसरा है अधिगमकर्ता की जल के स्रोतों पर समझ का आकलन करने के लिए, और चौथा है छात्रों की सामान्य जागरूकता को जांचने के लिए। तो शिक्षिका क्या प्रश्न पूछ रही हैं कि एक सप्ताह के लिए आपको जल न मिले। तो यह जो प्रश्न है अधिगमकर्ताओं को जल के विवेकपूर्ण प्रयोग पर संवेदनशील बनाने के लिए है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न जब पूछा जाएगा तो बच्चे सोचेंगे कि किस प्रकार से हमें जल को बचाना है, यानी जल को सही तरीके से प्रयोग करना है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, विज्ञान में नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला लिखा है, विज्ञान में नियम को व्यापक शोध के बाद बदला या प्रतिस्थापित किया जा सकता है। दूसरा है, विज्ञान में नियम तथ्यपूर्ण, पूर्वानुमानित और अपरिवर्तनशील है। तीसरा है, विज्ञान में नियम सार्वभौमिक रूप से अवलोकित तथ्य है। और चौथा है, विज्ञान में नियम के गठन के समय उसकी कोई व्याख्या या अपवाद नहीं होता। तो विज्ञान में एक नियम एक सामान्यीकृत नियम है, जो एक मौखिक या गणितीय कथन के रूप में अवलोकनों के एक निकाय की व्याख्या करता है। वैज्ञानिक नियम प्रेक्षित तत्वों के बीच एक कारण और प्रभाव का संकेत देते हैं और वे हमेशा समान परिस्थितियों में लागू होने चाहिए। तो इसमें जो गलत कथन पूछा गया है, पहला गलत है कि विज्ञान में नियम को व्यापक शोध के बाद बदला या प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ये गलत है। तो पहला विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। बाकी तीनों सही लिखे हुए हैं। तो 30 प्रश्न मैंने प्रैक्टिस में लिए, 15 आपके एनसीईआरटी बेस्ड थे और 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपने कितने प्रश्न सही किए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई के प्रति थोड़ा सीरियस हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम धीरे धीरे पास आता चला आ रहा है, और आप लोगों को अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, सब कुछ आपको इतने दिनों में ही करना है। तो प्रतिदिन आपके पढ़ने के घंटों की जो संख्या है वह बढ़ा दीजिए, और एग्ज़ाम के पहले पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए एग्ज़ाम हॉल में कि मैंने ये पढ़ नहीं पाया, या ये मेरा टॉपिक छूटा है, या कोई भी ऐसे निगेटिव थॉट आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। उसके पहले ही आप पूरा अपना कंप्लीट कर लीजिए।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।